नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रंजीत और आज मैं सिखाने वाला हूं आपको एसएससी जीडी और ग्रुप डी के कुछ बहुत बेहतरीन सवाल। सभी सवाल अलग अलग चैप्टर से हैं, बट चुने हुए सवाल हैं जो बहुत अच्छे क्वालिटी के सवाल हैं जिसमें आपका बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। हम प्रयास करेंगे कि हम ऐसा मेथड सिखाएं जिससे कि आपका वक्त बचे और आप सवालों को मिनिमम टाइम में कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले आज का सबसे पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, टाइम एंड वर्क का यह सवाल हमने सेलेक्ट किया है। देखिए, रवि, मनीष, नवीन अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। क्वेश्चन में ये साफ कहा जा रहा है कि 3 लोग हैं। क्वेश्चन में ये साफ तौर पे कहा गया कि 3 लोग हैं, रवि भी हैं, मनीष हैं और नवीन हैं। रवि हैं, मनीष हैं और नवीन हैं। देखिए, रवि हैं, मनीष हैं और नवीन हैं। अगर ये तीनों अकेले अकेले काम करें तो ये कितने वक्त में अपना काम ख़त्म कर देते हैं? रवि अगर अकेले अलोन काम करे तो वो 30 दिनों में कर देंगे। पहला वाला पहले वाले के लिए हो गया। अगर मनीष बाबू करेंगे तो 15 दिन में पूरे काम को ख़त्म कर देंगे अकेले, और अगर नवीन करेंगे पूरे काम को तो ख़त्म कर देंगे मात्र 10 दिनों में। आगे आपसे कहा जा रहा है दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर। ये फॉर इस तरह नहीं होगा, दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट रवि लीव्स द वर्क आफ्टर 2 डेज। यहाँ ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, सभी लोग, वे सभी ने काम स्टार्ट किया। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, ये सब ने मिलकर एक साथ काम शुरू किया। ये लोगों ने मिलकर एक साथ काम शुरू किया और साफ लिखा है लेकिन, बट रवि लीव्स द वर्क आफ्टर 2 डेज। लेकिन रवि ने 2 दिनों बाद काम छोड़ दिया। काम सबने एक साथ शुरू किया, तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन रवि जो हैं वो 2 दिन बाद ही काम छोड़कर चले गए। रवि बाबू जो हैं वो 2 दिन बाद ही काम छोड़कर चले गए। आगे सवाल में कहा गया है एंड मनीष लीव्स द वर्क आफ्टर 3 डेज मोर, और उसके 3 दिन बाद मनीष ने भी काम छोड़ दिया। बचे हुए काम को नवीन कितने दिनों में पूरा करेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है, लास्ट ईयर का सवाल है। देखिए, इस सवाल को बनाने का सबसे बेस्ट अप्रोच जो होगा, आप अच्छे से जानते हैं कि टाइम एंड वर्क को सबसे आसान तरीके से हम इस तरीके के सवालों को एलसीएम से बना सकते हैं, एलसीएम अप्रोच से बना सकते हैं। देखिए, देखिए 30, 15 और 10 का एलसीएम आएगा 30। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। एलसीएम जो हो जाता है बाबू, हो जाता है टोटल वर्क। फिर आगे कहा जा रहा है दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर। चलिए काम शुरू करें। सबसे पहले अगर 30 दिन में पूरा काम करता है तो 1 दिन में कितना करेगा? 30 से भाग दे दीजिए 1। 15 दिन में अगर पूरा काम करता है तो 1 दिन में कितना करेगा? 15 से बाबू भाग दे दीजिए 2। 1 दिन का काम निकाल रहे हैं हम लोग, ये 1 दिन का काम निकाल रहे हैं बाबू। ये एफिशिएंसी बोलिए या 1 दिन का काम बोलते हैं इसको। 10 से भाग दे देंगे तो 3, या यूँ कहें कि 10 दिन में पूरा काम तो 1 दिन में 3 यूनिट काम। ये इसे एफिशिएंसी जो डंडे पे लिखा गया है उसे हम क्षमता भी बोलते हैं, या फिर आप उसे 1 डे वर्क भी कह सकते हैं। उसे हम क्षमता भी कह सकते हैं बाबू, और उसे 1 डे वर्क भी कहा जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे? देखिए, साफ लिखा है कि सबने काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद बाबू, 2 दिन बाद आफ्टर 2 डेज किसने काम छोड़ा? रवि लीव्स द वर्क। बाबू रवि ने काम छोड़ दिया। 2 दिन बाद रवि ने काम छोड़ दिया, लेकिन 2 दिन तो काम हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इन सभी लोगों से 2 दिन काम कराया जाए। अगर ये तीनों 1 दिन काम करेंगे तो ये 3, 2, 5 और 1, 6 रोटियां बना देंगे, ये 6 कुर्सियां बना देंगे, या यूँ कहें कि 6 यूनिट काम करेंगे। 1 दिन में अगर 6 यूनिट काम करेंगे तो ये सभी मिलकर 2 दिनों में काम खत्म करेंगे 12 यूनिट, और काम बच कितना जाएगा? 18। और 2 दिन बाद रवि काम छोड़कर चले जाएंगे। 2 दिन बाद रवि काम छोड़कर चले जाएंगे। अब
इसके 3 दिन बाद, अब इसके 3 दिन बाद मनीष जाएंगे, लेकिन 3 दिन तक तो ये दोनों करेंगे, तो 3 दिन तक इन दोनों से करवाते हैं। इन दोनों से कहने का मतलब रवि अब चले गए हैं मनीष और नवीन से, तो 3 2 5 यूनिट काम करेंगे एक दिन में, तो 3 दिन में कितना कर देंगे 15 यूनिट। 3 दिन में कितना खत्म कर देंगे 15 यूनिट काम। अगर 15 यूनिट काम खत्म हो गया तो बचा कितना, शेष यूनिट कितना बचा काम बाबू, रिमेनिंग वर्क कितना बचा है 3 यूनिट काम बाबू, रिमेनिंग वर्क कितना बचा है 3 यूनिट, शेष काम कितना बचा है 3 यूनिट, शेष काम बचा है 3 यूनिट। और पता है ये शेष काम हमें किससे करवाना है, नवीन से करवाना है, क्योंकि मनीष बाबू चले गए। अगर नवीन से कराना है 3 यूनिट काम तो कितने दिन लगेंगे, एक दिन में वो 3 यूनिट करता है, तो 3 से 3 को भाग देने पर आप कह सकते हैं वो तो मात्र एक दिन में ही काम खत्म कर देगा। नवीन जो है रिमेनिंग वर्क तो एक दिन में ही कर लेंगे, नवीन जो है वो रिमेनिंग वर्क तो एक दिन में कर लेंगे। इस सवाल को इस तरीके से बनाएंगे तो आप मिनिमम टाइम में सवाल को हल कर पाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज का दूसरा नंबर सवाल भी टाइम एंड वर्क से हमने लिया है। देखिए क्वेश्चन है ए और सी मिलकर एक काम को, क्वेश्चन है ए और सी मिलकर, क्वेश्चन है ए और सी मिलकर एक काम को 120 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि सी और ई मिलकर, जबकि सी और ई मिलकर इसी काम को पूरा करने में 80 दिन का वक्त लेते हैं। जबकि सी और ई मिलकर इसी काम को पूरा करने में 80 दिन का वक्त लेते हैं। और लास्ट में लिखा हुआ है ए तथा ई मिलकर, ए तथा ई मिलकर इसी काम को पूरा करने में कितना वक्त लेते हैं 160 दिन। कहा गया है कि तीनों मिलकर कितना दिन में पूरा करेंगे। बहुत सिंपल सवाल है। देखिए सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए। आप टाइम एंड वर्क के वीडियो में देखे होंगे कि एलसीएम अगर हमें लेने में थोड़ा सा भी तकलीफ लगे तो हम कैसे एलसीएम लेते हैं, मैं कैसा नंबर लेते हैं जो इन तीनों से कटे। और उसका तरीका हमने सिखाया है आपको बाबू कि इसमें जो कॉमन है बाबू 40 सब में कॉमन है, और 40 को अगर हम 3 से गुना कर देंगे, 40 को हम अगर 3 से गुना कर देंगे तो 120 बन जाएगा, और 40 को हम 2 से गुना कर देंगे तो बन जाएगा 80, और 40 को अगर हम 4 दे देंगे तो बन जाएगा 160। सब के लिए हमने गुना कर दिया। चलिए गुना करके एक्चुअल में आया कितना, देखिए इस तरह से हमें क्या मिला। सबसे पहले 120 से जब इसे हम भाग देंगे तो 4 तियाँ 12, 120 कट जाएगा, बचेगा कितना 8। 80 से देंगे तो 40 दूनी 80 कट जाएगा, बचेगा कितना 4 तियाँ 12। 160 से भाग देंगे तो 40 40 40 और 4 कट जाएगा, 3 दूनी 6। इस तरीके से सवाल को बना सकते हैं। और ये भी आप समझिए कि टोटल वर्क कितना है बाबू, ये टोटल वर्क है कितना, गुना कर लीजिए। देखिए 4 दूनी 8 तियाँ 24 चौके, इस तरह गुना कर सकते हैं। हमको जितना याद है हम उस तरह कर देते हैं। 4 चौक 16 तियाँ 48 दूनी और एक 0 लगा देते हैं। वैसे भी करते तो उतना ही होता। 4 दूनी 8 तियाँ 12 चौक, 4 दूनी 8 तियाँ 24 चौक 96, तो भी कैसे भी गुना करेंगे तो 960 होगा। अब मामला ये है कि कहा जा रहा है पूरा काम खत्म करने में कितना दिन लगेगा ये तीनों को, तो हमें बस इतना करना पड़ता है कि 960 पूरा काम, और ये तीनों को करना है। जबकि इन तीनों को जोड़िएगा तो इसमें 2 2 बार आ जाएंगे। देखिए 12 8 20 6 26, लेकिन ये जो 26 है इसमें 2 बार ए है, इसमें 2 बार सी है और इसमें 2 बार ई आ जाएगा। तो हमें बस 2 से भाग दे देना है 26 को, और इसका आंसर होगा 960/13। इसका आंसर होगा 960/13। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अच्छा अप्रोच है। ये एकदम इसे बनाने का बहुत सुंदर तरीका है, गोल्डन अप्रोच। इस तरीके से आप सवाल को हल कीजिए।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आज का तीसरा नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। ये एक बहुत छोटा सा सवाल है, इस पे ज़्यादा वक्त ना दिया जाएगा। देखिए, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 14, तो उसका एरिया क्या होगा? एरिया बराबर होता है बाबू डायगोनल का स्क्वायर बाय 2। फॉर्मूला कौन सा लगा, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला हमने लगाया एरिया बराबर डायगोनल का स्क्वायर बाई 2। ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी याद होगा, अगर नहीं याद है तो हो सकता है आपको ये याद हो कि एरिया बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना। आप ये भी जानते होंगे कि जो डायगोनल होता है वो √2 गुने भुजा के बराबर होता है। तो आप ये भी जानते होंगे कि भुजा बराबर डायगोनल बाई √2 होगा। और अगर आप एरिया में समझें, अगर आप इस एरिया को समझें तो एरिया बराबर बाबू ए का स्क्वायर होता है बराबर, अगर इसका स्क्वायर होगा तो ये भी हो जाएगा डी स्क्वायर बाई √2 का स्क्वायर 2। तो अगर भुजा दिया हो तो भुजा का स्क्वायर एरिया होता है, अगर भुजा दिया हो तो भुजा का स्क्वायर एरिया होता है, और अगर डायगोनल दिया हो तो डायगोनल का स्क्वायर बाई 2, डायगोनल का स्क्वायर बाई 2। तो इस सवाल को आप इतने ही वक्त में बना सकते हैं, इससे ज़्यादा वक्त देने की इसमें ज़रूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का चौथा नंबर सवाल है। ये सवाल भी मेंसुरेशन से लिया गया है, मेजरमेंट का सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है, आप देखिए। सबसे पहले इसमें क्या दिया है, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड अ सर्किल आर सेम, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड सर्किल आर सेम। इसमें कहा जा रहा है कि एक वृत्त का परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर है। दोनों को पेरीमीटर कहा जा सकता है। बस यही समझिए कि सर्किल के केस में परिधि कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में सर्कमफ्रेंस कहा जाता है बाबू, और वर्ग के केस में सेम आउटर बाउंड्री को ही परिधि न कह के परिमाप कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में पेरीमीटर कहा जाता है। इसके अलावा कोई अंतर नहीं है, दोनों को परिमाप भी कहा जा सकता है, दोनों को परिधि भी कहा जा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आउटर बाउंड्रीज परिमीटर बराबर है। आगे लिखा है कि इफ़ द एरिया ऑफ द सर्किल इज 2464 बाबू लिखा हुआ है, एरिया जो है सर्किल का जो एरिया है, एरिया जो है वो कितना है 2464। then what will be the area of square? ये सवाल है। सबसे पहले तो अगर सर्किल का एरिया गिवन है, सर्किल का एरिया गिवन है तो हम यहाँ से रेडियस फाइंड कर सकते हैं। सर्किल का एरिया गिवन है तो हम यहाँ से रेडियस फाइंड कर सकते हैं। सर्किल का एरिया का फॉर्मूला होता है बाबू पाई आर स्क्वायर, पाई और आर स्क्वायर बराबर 2464। जब आप 22 से इसे काटिएगा तो 22 से कम 22 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 पे आएगा 6, 26, 22 से कम फिर से 22 कट जाएगा, और 4 पे 44, तो 2 बार में ये भी कट जाएगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि r बराबर 112 गुना 7 का रूट लगेगा। आप समझिए इसे गुना नहीं करना है, इसे कभी भी गुना नहीं करना है, आप इसे ब्रेक करिए, 7 अलग करिए। इसमें से 7 अगर हम इसमें अलग कर दें, गुणनखंड में तोड़ दें, तो क्या बचेगा, 7 से इसको भाग दे के देखिए, 7 एकम 7 और 4 42, 7 छक 42। इस तरीके से हम रूट निकालते हैं कि 2 7 के बदले 1 7 और 16 के बदले क्या आएगा 4। बहुत अच्छे तरीके से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे
तो ही आप एडवांस के सवालों को मिनिमम टाइम में कर पाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा गुना भाग करिएगा तो चीज़ें थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लग जाता है बाबू, ठीक है। तो टाइम को सेव करने का प्रयास करिए। आगे देखिए, आगे इसमें क्या लिखा है देखिए, ये यहाँ तक हमने रेडियस निकाला, एरिया ऑफ सर्किल से रेडियस। अब आगे एक पॉइंट दिया है कि द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड सर्किल आर सेम। ध्यान दीजिएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड सर्किल आर सेम। पहले स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा, और सर्किल का परिधि 2 पाई आर, तो 2 पाई और आर अभी अभी हमने निकाला है 28, यानी ए बराबर 44। अगर हमें वर्ग का भुजा मिल गया तो आपसे बस यही पूछा गया है, कि वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। बाबू अगर क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा का स्क्वायर, बाबू अगर क्षेत्रफल निकालना है वर्ग का तो भुजा का स्क्वायर। 44 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 4 का स्क्वायर 16, कैरी 1, 4 चौक 16 दूनी 32 और 1 33 का कैरी 3, कैरी 1, 4 चौक 33 का 3, कैरी 3, 4 चौक 16 और 3 19, यानी 1936। बहुत आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरह के सवालों को भी आप मिनिमम टाइम में कर सकते हैं, बशर्ते कि आप थोड़ा कैलकुलेशन सही रखें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आज का क्वेश्चन नंबर 5, 4 संख्याओं ए बी सी और डी, यहाँ डी छूट गया है, ध्यान रखिएगा बाबू, हम यहाँ बना दे रहे हैं डी। 4 संख्याएं ए बी सी और डी इस प्रकार हैं कि उनका कुल औसत 39 है। ध्यान दीजिएगा, 4 संख्याएं कौन कौन सी हैं, ए बी सी डी। 4 संख्याएं कौन कौन सी हैं, ए बी सी डी। इनका जो एवरेज है वो कितना है, 39। इसके बाद है कि ए और बी का औसत 29.5 है। ए और बी का जो एवरेज है वो है 29.5। और आपसे पूछा गया है कि सी और डी का, यहाँ भी छूट गया है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में फॉल्ट हुआ है, ठीक कर लीजिएगा बाबू। सी और डी का यहाँ पे होगा सी और डी का एवरेज पता करना है, सी और डी का एवरेज पता करना है। तो कैसे निकलेगा ये एवरेज, चलिए सिखाते हैं आपको। इसका बेस्ट तरीका क्या होगा, मन से सीखिए, प्रयास करिए। बहुत बेस्ट क्वेश्चन है एवरेज का। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको देखना है कि 39 से ये कितना कम है या ज़्यादा है। आप देख रहे हैं ये 29.5 है बाबू, ए बी सी डी का एवरेज 39 है और ए और बी का एवरेज 29.5 है। ये 29.5 जो है एक्चुअल में 9.5 कम है। ये जितना कम होगा इसका उत्तर उतना ही ज़्यादा होगा, यानी एवरेज से अगर इसका एवरेज -9.5 है तो जो अगर हम निकालें इनका एवरेज कैसे निकलेगा, तो इसे कैसे निकालेंगे समझिए। अगर इसको फाइंड करना हो तो हमें बस इतना करना है कि अगर ये -9.5 है तो ये क्या होगा, +9.5। एवरेज से अगर ये 9.5 कम है तो ये एवरेज से बाबू ये जो संख्या होगी, ये जो एवरेज होगा, ये पुराने वाले जो बड़ा वाला एवरेज है या पूरे के एवरेज से 9.5 ज़्यादा होगा, 9.5 ज़्यादा होगा। इसलिए इसका उत्तर होगा 9 9 18 यानी 48.5। आप कह सकते हैं कि इसे तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, इसे तो हम डायरेक्ट बना सकते थे कि अगर चारों का एवरेज 39 है, 2 का एवरेज 29.5 है, तो ये तो 9.5 कम है। 29.5 जो है बाबू ए बी सी डी के एवरेज 39 से ए और बी का जो एवरेज 29.5 जो है वो 9.5 कम है। अगर ये 9.5 कम है तो अगला जो सी और डी है उसका 9.5 ज़्यादा होगा, तो 39 में डायरेक्ट 9.5 जोड़ देते तो हम यही आंसर मार देते, इसका आंसर 48.5 होगा। इस तरीके से इस सवाल को बना सकते हैं। ये लास्ट ईयर एग्ज़ाम में पूछा गया है बाबू, 2018 में
रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। इसे अगर आप मिनिमम टाइम में ये यूँ कहें कि विदाउट पेन बहुत मिनिमम समय में बना सकते हैं तो कोई गलत बात नहीं, इसमें आप अपना वक्त बचाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा गुना भाग करेंगे तो आपको इसके मुकाबले ज़्यादा वक्त लगेगा। मिनिमम टाइम में सवालों को बनाने का प्रयास करिए, अपने मेथड को शार्प बनाइए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे बाबू। ऐसा ही एक सवाल और है, नहीं ये ऐसा ही एक सवाल और है, थोड़ा आगे था, ये पहले हम लोग करेंगे। देखिए फिर से वही सवाल है, ABCD का एवरेज अगर 26 है, ABCD का एवरेज अगर 26 है और यदि A और B का यहाँ भी एरर है, थोड़ा ठीक कर लीजिएगा बाबू। यदि A और B का एवरेज अगर 19.5 है, ABCD का एवरेज कितना है 26, ABCD का एवरेज कितना है 26 और A और B का जो एवरेज है वो कितना है 19.5। आप बताइए ये 19.5 जो है औसत से कितना कम है? देखिए 6.5 कम है। अगर ये 6.5 कम है तो C और B जो बच गए हैं बाबू, जो C और D सॉरी जो बच गए हैं, C और D जो बच गए हैं यहाँ पे, C और D का जो एवरेज होगा वो कितना होगा? अभी हमने आपको क्या बताया कि अगर चारों का एवरेज 26 है और A और B का 19.5 यानी 6.5 कम है तो C और D का एवरेज जो होगा वो 26 से जितना ये कम है उतना ये ज़्यादा होगा बाबू। 6.5 कम है तो ये 6.5 ज़्यादा होगा, 6.5 ज़्यादा होगा। 6.5 जोड़ेंगे तो 6 6 12 32। आप इस तरीके के सवालों को इतने ही कम समय में बनाएं ताकि आप सारे सवाल मैथ और रीजनिंग के अटेम्प्ट कर पाएँ। सारे सवाल अगर अच्छे से बना दीजिएगा तो वैसे भी बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप टाइम ज़्यादा लीजिएगा सवालों को बनाने में तो आपको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होगा, ठीक है? तो अच्छा होगा कि आप सभी चीज़ों को इम्प्रूव करते चलिए। चलिए हम लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग ये सवाल टेकअप कर लेते हैं। देखिए तीन संख्याओं का औसत 8 है, पहली दो संख्याओं का औसत 6 और अंतिम दो संख्याओं का औसत 9 है। वे तीन संख्याएं ज्ञात कीजिए। अलग अलग 4 ऑप्शन हैं, इसमें से चुनना है आपको। देखिए कंडीशंस गिवन है कि तीन संख्याओं का एवरेज 8 है और उन तीनों में पहली दो का एवरेज 6 और अंतिम दो का एवरेज 9 है, तो तीनों संख्या बताना है। देखिए इस सवाल को शुरू करने से पहले थोड़ा छोटा कर लेते हैं फिर से आपको। देखिए इस सवाल को अगर बनाना है हमें तो बेस्ट अप्रोच क्या रहेगा? सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आप इसे ऑप्शन से बनाएं। देखिए लिखा है पहली दो संख्या का औसत 6 है। आप देखिए हमारे पास जो ऑप्शन है, चूंकि हमें तीनों संख्या पूछी गई है तो जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें पहली दो संख्याओं का, अगर देखिए ध्यान दीजिएगा, पहली दो संख्याओं का अगर औसत 6 है तो उनका योग कितना होगा? 6 दूनी 12। अगर योग 6 दूनी 12 होगा तो ये तो गलत है, ये सही है। यहाँ कॉमा होगा, देखिएगा ऑप्शन में गलती से डॉट लगा हुआ है। यहाँ तो सही है, यहाँ पे 7 5 12 है, ये 6 6 12 है। तो इस आधार पर पहली दो संख्या का औसत 6 होगा तो योग 12 होगा। इस आधार पर, इस कंडीशन पर सिर्फ एक ऑप्शन को ही हम लोग हटा पाए, हम लोग काट पाए कि एक ऑप्शन अलग हो पाया, एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो पाया कि सर ऑप्शन नंबर ए गलत है। चलिए और कंडीशन को चेक करते हैं। वो कैसे चेक करेंगे? देखिए लिखा है अंतिम दो संख्या का एवरेज कितना है? 9। अंतिम दो संख्या का एवरेज है 9, तो अंतिम दो का योग कितना होगा? 9 दूनी 18। इस पे चेक करिए, ये हो गया 12 7 19, गलत है।
ये है 12 8 20, गलत है। 12 6 18, ये हुई परफेक्ट आंसर कि भाई चौथा नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। बाकी 3 ऑप्शन क्या हो गए? गलत। बाकी 3 ऑप्शन क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। तो इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट करके इसे बनाया जा सकता है। एक और मेथड हम चाहेंगे बता दें आपको, क्योंकि एग्जामिनर हो सकता है कि तीनों नंबर पूछे ही नहीं। एग्जामिनर हो सकता है कि तीनों नंबर पूछे ही नहीं, तो तीनों ऑप्शन में रहेगा ही नहीं। हो सकता है वो एक ही पूछें, हो सकता है वो ए पूछें या बी पूछें या सी पूछें। तो बेहतर होगा कि एक तरीका आप इसका और सीख लीजिए। वो तरीका भी बहुत ईजी है, ठीक है। अब देखिए इस तरीके को, इस तरीके से हम अगर बोलें, कॉन्सेप्ट से बात करें तो ध्यान दीजिएगा। जब तीन संख्याओं का एवरेज हम मान लेते हैं ए, बी और सी, ऐसे लिख लेते हैं। ए बी सी का जो एवरेज है वो कितना है? 8। तीनों का एवरेज है 8। और आगे पहली दो संख्या का एवरेज यानी ए और बी का एवरेज वो कितना है देख लीजिए, 6। और अंतिम दो का एवरेज यानी बी और सी का एवरेज वो कितना है देखिए, 9। ये अभी तक हमने जो लिखा ये डेटा गिवन है, ये चीज़ें हैं। अभी तक जो हमने लिखा है ये क्या है, ये ऑलरेडी गिवन है कि ये चीज़ें हैं। देखिए ए बी सी का एवरेज 8 है, पहली दो संख्या का एवरेज 6 है, अंतिम दो का एवरेज 9 है। हमने तीनों संख्या को ए बी सी माना, फिर ए और बी, फिर बी और सी। एक बहुत सिंपल सा पैटर्न से लिखा है। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं आपसे कि अगर आप इसके बाद इस पॉइंट को समझें कि बाबू अगर ए बी सी का एवरेज 8 है, तो क्या हम यहाँ से ये बात कह सकते हैं कि तीनों का जो योग होगा ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का जो योग होगा, चूँकि एवरेज 8 है और तीन संख्याओं का तो है, इसीलिए योग हो जाएगा 8 तियां 24। योग बराबर होता है एवरेज गुना नंबर। एवरेज है 8 और 3 नंबर्स का है, एवरेज है 8 और 3 नंबर्स का है, तो 8 तियां 24। इसके बाद देखिए एवरेज है 6 और 2 नंबर्स का है, तो ए और बी का एवरेज कितना, ए और बी का योग कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। और ये बी और सी के बारे में है। ए बी कहीं कहीं कैपिटल स्मॉल लिख दिया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सवाल पे, क्योंकि ए बी सी अलग अलग ही हैं, कोई कैपिटल कोई स्मॉल से मतलब नहीं है। तो बी और सी का एवरेज अगर 9 है, बाबू 9 एवरेज है, बाबू एवरेज अगर 9 है और दो संख्या का है, तो योग बराबर 9 दूनी 18। दो संख्याओं का है, एवरेज 9 है, तो योग बराबर एवरेज गुना नंबर, ये कितना हो जाएगा, 18। तो इस डेटा को समझिए, बहुत सिंपल डेटा है। यहाँ से आप यहाँ पहुँचेंगे और इसके बाद थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान देंगे कैसे इसे कैलकुलेट किया जाएगा, हर चीज़ कैसे निकालेंगे। देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ए भी फाइंड करेंगे, बी भी फाइंड करेंगे और सी भी फाइंड करेंगे। कैसे? देखिए अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी 24 है, उसमें से a प्लस बी घटा देते हैं। आप खुद देखिए बाबू कि हम अगर a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी घटा देते हैं तो क्या मिल जाएगा, हमें c मिल जाएगा। तो 24 में से 12 गया 12, ये इसकी वैल्यू हो गई c की। अगर a b c में से हम b प्लस सी माइनस करते तो हमें क्या मिलता, a मिलता। तो 24 में से अगर 18 घटाते तो हमें क्या मिलता, a मिल जाता। अब देखिए तीनों का योग अगर 24 है और दो ठो का मिल गया 12 6 18, तो जो बच गया है वो कितना हो जाएगा, 24 माइनस 12 6 18, यानी कितना हो जाएगा 6। तो इस तरीके से आप सभी संख्याओं को अलग अलग भी निकाल सकते हैं। और हमने आपको शुरू में बताया कि ऑप्शन वाले मेथड से आप इस सवाल को विद इन सेकेंड्स बना सकते हैं। तो जैसी परिस्थिति होगी, जब जैसन तब तैसन, अकॉर्डिंगली चलिएगा। जैसी स्थिति होगी उसके हिसाब से आप अपना मेथड चूज करिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल, ये सवाल भी सेम है, आप देख सकते हैं। एक सवाल हमने जानबूझकर एक्स्ट्रा लिया था इस तरह का।
ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए बेस्ट तरीके से देख लेते हैं, ऑप्शन से बना लेते हैं। लिखा है पहले दो संख्याओं का औसत 5 है। पहली दो संख्याओं का औसत अगर 5 है तो योग कितना होगा? 5 दूनी 10, सबका है, देख लीजिए, नहीं होगा एलिमिनेट। अंतिम दो संख्या का औसत 8 है, अगर औसत 8 है तो योग 8 दूनी 16। यहाँ भी देखिए दो संख्या अंतिम 9 7 16, अंतिम दो संख्या 16, अंतिम दो संख्याओं का योग 16। ये गलती से ऑप्शन गलत है, इस तरह से ऑप्शन नहीं है, ये 10 होगा यहाँ पे। अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना, योग कितना है? 10 से 16। तो आप देखेंगे कि पहली दो का एवरेज जो गिवन था 5, उससे योग मिला कि 10 होगा, लेकिन एलिमिनेट नहीं हुआ। दूसरा जो दिया था कि अंतिम दो का एवरेज 8 है, तो 8 दूनी 16 होगा योग, बट उससे भी एलिमिनेट नहीं हुआ। तब एक और कंडीशन है, उससे एलिमिनेट होगा। चलिए देखिए, लिखा है तीन संख्याओं का एवरेज अगर 7 है, अगर 3 का एवरेज 7 है तो तीनों का योग कितना होगा? 7 तियां 21 होगा। तीनों का एवरेज कितना होगा? एवरेज अगर 7 है तो योग कितना होगा? 21 होगा। जोड़िए इसको, देखिए 7 3 10 9 19, एलिमिनेट हो गया। ये देखिए, ये बाद में चेक करिएगा तो आंसर ही है 8 2 10, और देखिए 8 2 10 और 8 18, गलत हो गया, क्योंकि हमें तो सर 21 चाहिए। ये देखिए 6 4 10 10 20, सर ये एलिमिनेट हो गया, यानी मात्र एक ऑप्शन ही सही है, 5 5 11। बाकी इसको बनाने का हमने आपको कॉन्सेप्चुअल मेथड भी बताया है, आप उस तरीके से भी इस सवाल को हल कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम आपको सिखा चुके हैं, इसका आंसर हमने मार दिया है 32.5। क्वेश्चन नंबर 9, आज का क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9, ये सवाल भी हमने किया है ना ऑलरेडी। ये देखिए, ये ना 48.5, हाँ 48.5 वाला सवाल हमने कर लिया है, ये हम नहीं करेंगे अब, तो ये सवाल हम छोड़ दे रहे हैं। ये रहा आखिरी सवाल आज का, 10वां नंबर सवाल। देखिए 7 संख्याओं का योगफल अगर 1050 है, 7 संख्याओं का योगफल अगर 1050 है, पहली 3 संख्याओं का एवरेज 120 है, चौथी संख्या 126 है, तो अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज ज्ञात करें। इस सवाल को बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है वो हम आपको सिखाते हैं। देखिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बेस्ट अप्रोच ये रहेगा कि हम यहाँ भी डेविएशन यूज करें ताकि हम कैलकुलेशन से बचें। देखिए 7 संख्याओं का योगफल, यहाँ लिख रहे हैं हम यहाँ पे कि 7 संख्या, आप चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं कि 7 संख्या कौन कौन सी है, A B C D E F G, छोटा है 7 तक ही है तो कम से कम लिखा जा सकता है, नहीं तो 7 भी लिख सकते हैं, हम सब समझाने के लिए इस तरह लिख दे रहे हैं, आप नहीं यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं 7 संख्या। 7 संख्या का अगर योगफल 1050 है तो इसका एवरेज कितना होगा? 7 से भाग दे देंगे। अगर एवरेज निकालना है 7 संख्याओं का तो 7 संख्या के योगफल को 7 से भाग दे दीजिए। 7 से जब इसे भाग देंगे तो आएगा कितना? देखिए 7 एकम 7, 3 7 पंचे 35, यानी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 150। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 150। इसके बाद पहली 3 संख्याओं का एवरेज, बाबू पहली 3 का मतलब ABC, पहली 3 का एवरेज देखिए, पहली 3 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है? 120, यानी हम कह सकते हैं कि ABC का जो एवरेज है वो कितना है? 120। और आगे लिखा है कि चौथी संख्या 126 है, चौथी संख्या का मतलब बाबू D, इसीलिए हमने ABCDEFG लिखा है ताकि हम बता पाएँ कि चौथी कहने का क्या मतलब है, अंतिम 3 कहने का क्या मतलब है, शुरू के 3 कहने का क्या मतलब है, हर बात हम समझा पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा डेटा को डिटेल में लिखा जाए। तो D का जो वैल्यू गिवन है बाबू, D का जो वैल्यू गिवन है वो कितना गिवन है?
26। डी का जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है 126। आगे आगे हमसे पूछा जा रहा है कि अंतिम तीन। बाबू अंतिम तीन का मतलब है EFG, अंतिम तीन का मतलब है, अंतिम तीन का मतलब है EFG का, अंतिम तीन का मतलब है EFG का एवरेज हमसे पूछा गया है, एवरेज हमसे पूछा गया है। बहुत अच्छे से सवाल को समझिए ताकि दोबारा अगर ये सवाल आए, ताकि दोबारा अगर ये सवाल आए तो आप मिनिमम टाइम में कर पाए। देखिए बस 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 बस, अब यहाँ जगह बन पाएगा। देखिए यहाँ डी था, देखिए यहाँ डी था और ये था EFG। देखिए यहाँ ए था। अब मामला ये है कि इसे समझाने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था तो थोड़ा सा इधर उधर कर दिया गया। अब देखिए जरा एक बात, यहाँ साफ साफ क्या लिखा हुआ था कि भाई ABC यानी इन तीनों के बारे में गिवन था कि ABC का ये एवरेज 120 है, डी का 126 है, EFG का पूछा गया। तरीका जो होगा सबसे बेस्ट बनाने का वो ये है कि आप समझिए कि 150 ये 120, तो एवरेज में कितना कम हुआ? -30। एवरेज में 30 कम होने का मतलब है प्रत्येक में 30 कम हो जाना। आपने देखा है कि ऐसा बोला, ऐसे किस तरह से सवाल कई बार आता है एग्जाम में कि अगर प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ेंगे तो एवरेज में क्या होगा, तो 2 बढ़ जाता है। यानी जो संख्या में हम करते हैं वो एवरेज में हो जाता है, यानी प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ने पे एवरेज में 2 वृद्धि हो जाती है। तो इसका रिवर्स भी समझिए कि एवरेज में अगर 30 की कमी हुई है तो प्रत्येक में 30 की कमी हो गई। अगर प्रत्येक में 30 की कमी हुई तो 3 पे कितना हो जाएगा? 30 तियां 90 कम। उसी तरीके से यहाँ समझिए नीचे में अगर हम इस पॉइंट को समझें कि 126 क्या है, तो ये -24 है, लेकिन ये एक ही संख्या पे है, हालांकि ये नंबर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो -24, -90 और -24 -114, -114 अगर है तो ये जो नंबर होगा बाबू, ये जो नंबर होगा वो एवरेज से कितना डेविएट करना है? देखिए ध्यान से, ऐसे यहाँ से समझिए कि नीचे आया इस तरह, बस ये जो नंबर है वो -114 की जगह ये जो नंबर है वो क्या करना पड़ेगा? +114। और +114 कितने पे होगा? 3 पे। तो एवरेज पे कितना हो जाएगा? 3 से भाग दे देंगे तो 3 तियां 9, 2 11, 3 8 24, यानी 38 बढ़ जाएगा, यानी 38 बढ़ जाएगा। यानी ये जो नंबर होगा, यानी ये जो नंबर होगा वो एवरेज से, यानी इन तीनों का जो एवरेज होगा वो 150 + 38 188 होगा। बहुत अच्छा सवाल है, अगर इस तरह से बनाएंगे तो बहुत कम समय में बना लेंगे, क्योंकि आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको ये किसी को समझाना नहीं है, एग्ज़ाम में बनाना होगा, तो आप मिनिमम टाइम में कर पाएंगे।